सब लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अभी रिसेंटली एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट 1 हमने कवर कर दिया है। और आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 हम कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन से लेकर के सेक्शन नंबर 4 तक। हमने पूरी चीज़ें समझी कि बेसिकली इंडियन एविडेंस है क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट और उसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट का एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं, किस तरीके से वो चैप्टर डिवाइड हो रखे हैं आपके सेक्शंस में। तो वो सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन की अपने पार्ट 1 के अंदर हमने 4 चीज़ें समझी। और अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 5। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जो होता है स्टूडेंट्स आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये आपका सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक आपका दिया गया है। सेक्शन नंबर 5 जो कि बात करता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। सेक्शन नंबर 5 आपका स्टूडेंट्स बता रहा है कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि दे रहे हैं हम, ठीक है, वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट्स के लिए हम किसी भी एविडेंस को दे रहे हैं, तो वो एविडेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए पढ़ते हैं। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट, कोई भी एक ऐसा एविडेंस जो कि किसी भी एक सूट में और प्रोसीडिंग में दिया जा रहा है, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, जो कि दिया जा रहा है किसी भी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस के लिए, एंड ऑफ सच अदर फैक्ट आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। मीन्स अगर कोई भी ऐसा एविडेंस है जो कि किसी भी सूट के अंदर या फिर किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर दिया जा रहा है और वो एविडेंस आपका किसी भी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, तो वो फैक्ट आपका क्या होगा, रेलिवेंट होगा। और उस फैक्ट को हम क्या बोलेंगे, वो आपके रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बता रहा है कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस, कि ये सेक्शन जो है वो इनेबल नहीं करता किसी पर्सन को कि वो एविडेंस दे दे किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग विच ही इज़ डिसएंटाइटल्ड टू प्रूफ बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, कि जिसमें वो खुद ही एंटाइटल नहीं है उस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए किसी भी लॉ के प्रोविजन के द्वारा, फॉर टाइमिंग बी इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। ठीक है, मतलब सिविल प्रोसीजर के लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सिविल सीपीसी का कोई ऐसा लॉ है जो कि किसी भी पर्सन को रोक रहा है, उसको बता रहा है कि आप इंटाइटल नहीं हैं ये चीज़ प्रूफ करने के लिए, तो वो पर्सन उस फैक्ट को प्रूफ नहीं कर सकता। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये बात दी गई है। ठीक है, इलस्ट्रेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हमको ये सेक्शन नंबर 5 बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए को ट्राई किया गया फॉर द मर्डर ऑफ बी, क्लियर है, बाय बीटिंग हिम विथ अ क्लब विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए को ट्राई किया जा रहा है बी की मौत के लिए, जिसमें कि ए के ऊपर ये बात कही गई है कि ए ने बी को क्लब से, मतलब जो क्लब होता है, क्लब से क्या समझ रहे हो आप, अच्छा गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ के बारे में आप सब बच्चों जानते ही होंगे। तो गोल्फ की जो स्टिक होती है, ठीक है, वो गोल्फ की स्टिक से बहुत तेज़ी से उसको मारा गया। ठीक है, और इतना मारा गया कि जिसमें ए की इंटेंशन थी कि वो बी की जान ले लेगा और एट द एंड बी मर गया।
तो अब यहाँ पर ए के ट्रायल के दौरान कुछ फैक्ट इन इशू जनरेट हुए। पहला फैक्ट इन इशू कह रहा है कि ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। ए ने बी को क्लब से मारा। दूसरा, ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग। ए ने बी को इस कदर मारा, इस कदर पीटा कि उसकी डेथ हो गई। सी पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि एज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ। ए की इंटेंशन ही थी कि वो बी को आज मार डालेगा। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन है। तो इसमें इन तीनों फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना कोई एविडेंस दे रहा है इस बात को प्रूव करने के लिए, मतलब इन फैक्ट इन इश्यूज़ की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, तो समझ लो फिर यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 5 कवर हो जाता है और वो एविडेंस जो दिए जा रहे हैं वो आपके रेलिवेंट एविडेंस होंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे वो। इलस्ट्रेशन बी यहाँ पर कह रहा है कि अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम and have in readiness for the production at his first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the CPC. देखो, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ना आपका इलस्ट्रेशन बी, ये आपका एक्सप्लेनेशन से आ गया है। ये एक्सप्लेनेशन से आ गया आपका। तो यहाँ पर सीधा सीधा वही बात हो गई है कि अगर किसी भी पर्सन को सीपीसी के प्रोविजंस के द्वारा अगर उस पर्सन को डिसइंटाइटल किया जा रहा है कि आप वो चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, आप कोई भी एविडेंस यहाँ पर नहीं दे सकते, तो वो उस एविडेंस को देने के लिए इंटाइटल नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ेंगे आगे सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। सेक्शन नंबर 6 जो कि बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, मतलब फैक्ट्स की रेलिवेंसी यहाँ पर देखी जाएगी जो कि फॉर्म करते हैं, एक पार्ट बना रहे हैं, एक पार्ट का फॉर्मेशन किया जा रहा है, वो पार्ट जो कि एक सेम ट्रांजैक्शन में किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो सेक्शन 6 है ना, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो कि बच्चों को अक्सर एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। वो है आपका रेस जेस्टे। सेक्शन 6 ही आपका रेस जेस्टे है। रेस जेस्टे आपका एक डॉक्ट्रिन है। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका एक डॉक्ट्रिन है और कई बार इससे क्वेश्चन बहुत बनता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। और कई बार कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में अगर आप राजस्थान जुडिशरी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो उसमें रेस जेस्टे के बारे में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश जुडिशरी के अंदर ही पूछा हुआ है, बिहार जुडिशरी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। दिल्ली जुडिशरी बेसिकली ना थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से पूछती है वो, मतलब सिचुएशन बेस्ड बना करके पूछती है। और कई बार दिल्ली जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में भी रेस जेस्टे को कवर किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझना इस सेक्शन को। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे सेक्शन में क्या लिखा है। बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। फैक्ट्स जो कि किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, मतलब किसी भी इशू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो आपके फैक्ट इन इशू से कनेक्ट हो रखे हैं, एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वो एक सेम ट्रांजेक्शन बना रहे हैं, आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट अ सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके जो फैक्ट्स हुए हैं वो आपके सेम टाइम पे हुए हों, सेम जगह पे हुए हों, या फिर डिफरेंट टाइम पे हुए हों, या फिर डिफरेंट जगह पे हुए हों। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझना। जब भी कोई ऐसा फैक्ट है, ठीक है, और वो फैक्ट आपके डायरेक्ट इशू से कनेक्टेड नहीं हो रखा है, क्या वो फैक्ट आपका डायरेक्ट इश्यूज से कनेक्टेड नहीं हो रखा है, लेकिन वो फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो रखा है। किससे कनेक्टेड हो रखा है स्टूडेंट्स? फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो रखा है, और वो एक सेम ट्रांजैक्शन बना रहा है और एंड में बता रहा है कि ये ऑफेंस हो गया।
फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सारे के सारे फैक्ट जो कनेक्टेड है आपस में, वो आपके एक सेम ट्रांजैक्शन के अंदर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, या फिर वो सेम जगह पर हुए या फिर वो अलग अलग जगह पर हुए, वो सेम टाइम पे हुए या फिर वो अलग अलग टाइम पे हुए। ठीक है। इस सेक्शन को, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझना है एग्जाम्पल, इससे पूरा सेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जस्ट इमेजिन करेंगे, ये एक आपकी रोड है। ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपकी ये रोड है आपकी। यहाँ पर एक ABC नाम का एक व्यक्ति है। ABC नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाता है। ठीक है। ये इस रेस्टोरेंट के अंदर स्टूडेंट्स खाना खाने जाता है। ये रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होता है शाम के 4 बजे। ठीक है। अब ये आधे घंटे के अंदर अपना खाना खा लेता है वहाँ पर, और फिर ये वहाँ से वापस आ जाता है खाना खा के। और जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है, वहाँ पर ये देख रहा होता है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि सड़क के किनारे पर खेल रहा था, वो अचानक से खेलते खेलते उस बच्चे की जो बॉल थी, वो सड़क सड़क के बीचों बीच यहाँ पर आ गई। अब वो बच्चा उस बॉल को लेने के लिए बहुत आगे बढ़ता है, और इतने में ही वहाँ से एक गाड़ी आ रही होती है जो कि बहुत स्पीड से होती है, और वो उस बच्चे को एक्सीडेंट करके वो गाड़ी सीधा यहाँ से ऐसे निकल जाती है। ठीक है। अब ये जो ABC नाम का व्यक्ति था, ये उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है कि वो गाड़ी रुके, उसका नंबर देखता है या ऐसा कुछ, मतलब रोकने की पूरी कोशिश करता है गाड़ी को। लेकिन किसी तरह वो एक्सीडेंट सक्सेसफुली हो ही जाता है, और वो गाड़ी वाला जब एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी उसने फटाक से वहाँ से भगा ली। ठीक है। अब यहाँ पर वो जा कर के बच्चे को देखता है, और बच्चा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ज़िंदा होता है, फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ये ABC नाम का व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर ये सीधा पुलिस को कॉल कर देता है। किसको कॉल कर दिया इसने? पुलिस को। अब की पुलिस जो होती है, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आती है इंसिडेंट पर, लोकेशन पे, और आकर के सारी जानकारी प्राप्त करती है, पूछती है ABC को कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है। तो ABC यहाँ पर बताता है कि सर, मैं यहाँ पर 4 बजे मैं रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गया हुआ था, और करीब 4:30 बजे तक मैं खाना खा चुका था, और मैं रेस्टोरेंट से जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जो कि अपनी बॉल से खेल रहा था। वो बॉल उसके हाथ से छूट करके सड़क के बीचों बीच में चली गई, और वो बच्चा जैसे ही उस बॉल को लेने के लिए जाने लगा, तो वहाँ से अचानक से एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आई, और उस बच्चे को टक्कर मार करके, एक्सीडेंट करके, उस बच्चे का वो गाड़ी सरपट चली गई। तो पुलिस वाला उससे सारी डिटेल्स पूछता है कि गाड़ी का नंबर क्या था, उस बच्चे को आप जानते हो, वो बच्चा कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह, उनसे सारी बातें पूछते हैं। तो यहाँ पर एक सिचुएशन हमने क्रिएट कर ली है पहले तो। ठीक है। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे रेस्ट जेस्टे का कंसेप्ट। अब देखो, यहाँ पर मैंने, जैसे कि तुमको स्टोरी में पता लगा होगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, है ना, देखते रहो आप, डायग्राम भी देखते रहना। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला फैक्ट ये होगा कि 4 बजे ABC नाम का व्यक्ति रेस्टोरेंट के अंदर गया। दूसरा, रेस्टोरेंट के अंदर उसने खाना खाया। तीसरा, 4:30 बजे वो वहाँ से निकला, और फिर उसके बाद क्या, ABC नाम के व्यक्ति ने एक बच्चे को देखा, है ना, और फिर उसके बाद उसने एक इंसिडेंट, मतलब उसने देखा कि बच्चे की जो बॉल थी वो रोड पर जा गिरी। अब यहाँ पर उसने देखा कि जो बेबी था, छोटा सा जो बच्चा था, वो उस बॉल को लेने के लिए आगे बढ़ा। फिर यहाँ पर उसने देखा कि एक कार आई, और उस कार ने एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है।
तो ये सारी फैक्ट्स की थे इस कहानी के अंदर। चलो अब समझते हैं इसमें रेस जेस्टे का कंसेप्ट। रेस जेस्टे यहाँ पर क्या कह रहा है? रेस जेस्टे कहता है आपको कि कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि आपके कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू से और एक सेम ट्रांजैक्शन बना रहे हैं आपका, वो फैक्ट्स आपके क्या हो जाएंगे सर? रेलिवेंट हो जाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फैक्ट आपके सेम टाइम पर हुए हैं, सेम प्लेस पर हुए हैं, या फिर डिफरेंट टाइम्स पे हुए हैं, या फिर डिफरेंट प्लेस पे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके रेलिवेंट फैक्ट कौन कौन से होंगे? यहाँ पर आपके जो रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे जो कि बता रहे हैं एक एक्सीडेंट को, वो रेलिवेंट फैक्ट आपके कंसिडर किए जाएंगे कि ABC नाम के व्यक्ति ने एक बच्चा देखा, जो कि आपका पहला फैक्ट होगा। दूसरा फैक्ट आपका ये होगा कि बॉल जो थी वो रोड पे जाके गिर गई। तीसरा ये जिसमें बच्चा बॉल को उठाने के लिए आगे बढ़ा। चौथा ये जिसमें कार आई और बच्चे का एक्सीडेंट करके चली गई। ठीक है, तो ये चार फैक्ट्स आपके रेलिवेंट फैक्ट होंगे। ये चार फैक्ट आपस में कनेक्ट हो रखे हैं स्टूडेंट्स। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और एक रिजल्ट बता रहे हैं, एक सेम ट्रांजैक्शन में एक पार्ट बना रहे हैं, और वो पार्ट है आपका एक्सीडेंट। तो जो भी फैक्ट्स आपके सेम ट्रांजैक्शन के अंदर एक पार्ट बनाते हैं और वो फैक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं डायरेक्ट फैक्ट इन इशू से, फैक्ट इन इशू से, तो वो फैक्ट्स आपके क्या हो जाएंगे? वो फैक्ट आपके रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियर? सबको क्लियर? सेक्शन नंबर 6। ओके, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन ए यहाँ पर कह रहा है कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए ने बी की हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया उसका। मर्डर कैसे किया? बाय बीटिंग, मार मार के उसका मर्डर कर दिया है। वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाय द स्टैंड और द बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग or so shortly before or after as it to form part of transaction is a relevant fact। यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन ए के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ए जो था वो अक्यूज्ड है आपका। अक्यूज्ड क्यों है? क्योंकि उसने बी की मर्डर कर दिया है वहाँ पर मार मार के। अब यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? फैक्ट ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, या फिर आसपास जो लोग खड़े हो रखे थे उन्होंने क्या किया, और घटना से पहले क्या हुआ और घटना के बाद क्या हुआ। अगर वो सारे फैक्ट्स आपस में कनेक्टेड होकर के एक सेम ट्रांजैक्शन बना रहे हैं तो वो सारे फैक्ट्स आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वो सारे फैक्ट्स आपके रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ओके, अब हम सीधा सेक्शन नंबर 7 कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेक्शन 7 कह रहा है आपका फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant fact or fact in issue, which constitute the state of things under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence or transactions are relevant। यहाँ पर बेसिकली बता रहा है कि फैक्ट्स जो कि खुद में एक ओकेजन है या फिर कोई भी कॉज कर रहे हैं या फिर उन फैक्ट्स के द्वारा फैक्ट इन इशू के ऊपर अफेक्ट किया जा रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फैक्ट कैसे हुए या फिर उन फैक्ट्स को अफोर्ड करवाया गया, अफोर्ड मतलब उनको अरेंज करवाया गया, या फिर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसके तहत वो सारी चीज़ें घट गई। तो वो सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वो सारे फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए समझ में आया तो नहीं होगा तो तभी मैं आपको इलस्ट्रेशन भी यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स? यहाँ पर कह रहा है कि द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी। मतलब क्वेश्चन ये पहले यही दे दिया है कि क्या ए ने बी को लूट लिया है। फैक्ट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स?
फैक्ट्स यहाँ पर बोल रहा है कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी से कुछ देर पहले, बी वेंट टू अफेयर विथ मनी इन हिज पोजीशन, बी जो था वो कहाँ, मेले में गया था, और बी ने अपनी पोजीशन में कुछ पैसे भी लिए हुए थे। अब जैसे ही वो अपने पैसों को बाहर निकालता है, अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है, तो यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के पास ये अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है, उसके पास एक ओकेजन आ जाता है, उसके पास एक कॉज है, उसको वो फैक्ट इन इशू पे अपना चीज़ें अफेक्ट करने वाला है, तो वो थर्ड पर्सन अब जा करके उसको लूट लेगा, क्योंकि उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है भाई, उसने उसके पॉकेट में पैसे देख लिए हैं, तो अब जा करके उसने वो सामान चोरी कर लिए, चोरी करने के वो अटेम्प्ट कर देगा और वो चोरी भी कर लेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें हुई हैं कि क्वेश्चन उठ रहा है कि वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूट लिया। तो यहाँ पर आपके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट क्या होगा कि बी मेले में गया। दूसरा फैक्ट है कि बी ने अपनी पोजीशन में कुछ पैसों को लिया हुआ था। तीसरा फैक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि उसने उन पैसों को बाहर निकाला, शो ऑफ किया, मतलब शो किया उन पैसों को। बाद में ये सारे फैक्ट्स को देख करके थर्ड पर्सन के पास ये अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, एक ओकेजन मिला उसको कि वो ऑफेंस कर दे, तो उसने वो ऑफेंस कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि किसी भी फैक्ट इन इशू के लिए ओकेजन, कॉज या इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो समझ जाओ वहाँ पर आपका सेक्शन 7 बता रहा है, और वो सारे फैक्ट्स आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हो जाएंगे। ओके, इलस्ट्रेशन बी और इलस्ट्रेशन सी आप सभी बच्चों को होमवर्क है। अगर किसी भी स्टूडेंट को से इलस्ट्रेशन बी और इलस्ट्रेशन सी में कोई भी दिक्कत आए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकता है और उस बच्चे को मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। ओके, सेक्शन नंबर 8 के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 8 बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। क्या बोल रहा है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। समझेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनी फैक्ट इज़ रेलिवेंट। हर वो फैक्ट रेलिवेंट होगा कब? जब वो फैक्ट आपका शो करेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूट होगा किसी भी मोटिव के अंदर, किसी भी प्रिपरेशन के अंदर, जो कि आपके फैक्ट इन इश्यूज से रिलेटेड होंगी या फिर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होंगी। मतलब सिंपल सिंपल, सेक्शन नंबर 8 बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो घबराओ मत। सेक्शन नंबर 8 सिर्फ हमको ये ही बता रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है वो आपका रेलिवेंट होगा कब? जब वो फैक्ट खुद अकेला या फिर बहुत सारे फैक्ट्स को मिला करके किसी भी फैक्ट इन इशू के जनरेशन के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर मोटिव पैदा कर रहा है, प्रिपरेशन पैदा कर रहा है, या फिर उसका कोई प्रीवियस या फिर कोई सब्सिक्वेंट कंडक्ट है जिससे कि वो ऑफेंस हो जाएगा। बस वही सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। जैसे कि देखो इलस्ट्रेशन अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इलस्ट्रेशन पढ़ो ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा है कि ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई में रखा गया। फैक्ट ये थे कि ए मर्डर सी, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर सी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ए ने सी का खून किया था यहाँ पर, और बी को ये बात पता थी कि ए ने सी का मर्डर कर दिया है। एंड बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए, और बी ने इसी बात का फ़ायदा उठा करके ए से पैसा एक्सटॉर्ट करने की अटेम्प्ट किया। अब उसको साथ ही साथ डराया भी कि वो ये नॉलेज पब्लिकली कर देगा। तो यहाँ पर ए जो होता है वो बी का भी खून कर देता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है यार, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंडक्ट,
कंडक्ट बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वन के अंदर यहाँ पर जो कंडक्ट मीनिंग बता रखी है ना, कंडक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी आप चीज़ें कर रहे हो। अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ, आप सांस ले रहे हो तो वो कंडक्ट है, आप किसी को देख रहे हो तो वो भी आपका कंडक्ट है, आप किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो वो भी आपका कंडक्ट है, आप क्या बोल रहे हो वो भी आपका कंडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सामान्य भाषा में तो यही लिखा है, लेकिन अगर हम एविडेंस एक्ट के अंदर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है कि द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता अनलेस दोज statement accompanying and explain acts other statements, but this explanation is not to affect the relevancy of a statement under any other such sections of this act। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कंटेंट कुछ स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन वो उन स्टेटमेंट को इंक्लूड कर देता है जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल यहाँ पर कंडक्ट का मतलब वही बोला गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन बच्चों आपके होमवर्क में रहने वाले हैं आज, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से एविडेंस एक्ट पढ़ो, और कोई भी दिक्कत आए तो अपने पंकज सर को बता दो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अच्छा सेक्शन नंबर 9 ना, थोड़ा सा आपका ना ये भी एक टर्म मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। सेक्शन नंबर 9 जो है वो आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये भी सेक्शन नंबर 9 आपका यहाँ पर कंसिडर में लिया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिब्यूट an inference suggested by a fact in issue or relevant fact or which establish the identity of anything or a person whose identity is relevant। नहीं समझ आया? चलो समझाते हैं, देखो दोबारा बता दिया करो बच्चों जब समझ में नहीं आए। यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी चीज़ को, या फिर और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू, या फिर किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और विच सपोर्ट और रिब्यूट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशूज इज रेलिवेंट और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issues or relevant fact happen। क्या समझे? कोई भी ऐसे फैक्ट हैं जो कि किसी भी फैक्ट इन इशू को या फिर रेलिवेंट फैक्ट को क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो उसको रिब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को कि हाँ जी वो वही चीज़ है, वो वही पर्सन है, वो वही आइडेंटिटी है। ऑलराइट, या फिर वो कोई भी एक टाइम को फिक्स कर रहे हैं, मतलब पहचान कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम ही था, या फिर साथ ही साथ वो पर्टिकुलर जगह की पहचान कर रहे हैं कि नहीं जी वो पर्टिकुलर जगह ही थी, जिसमें कि उस फैक्ट इन इशू को, क्या चीज़, जिसमें कि उस फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट के हैपनिंग और उसकी नॉन हैपनिंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम सच फैक्ट्स वॉज ट्रांसैक्टेड, मतलब साथ ही साथ वो रिलेशन भी बता रहा है स्टूडेंट्स कि जिसमें कि वो पार्टीज आपस में उस ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी सारे फैक्ट्स थे उन सारे फैक्ट से वो सारे की सारी पार्टीज आपस में कैसे कनेक्टेड थी, तो उसके बारे में भी वो बता रहा है यहाँ पर। और वो सब चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स? रेलिवेंट होंगी यहाँ पर। क्या होंगी? रेलिवेंट होंगी। सो दीज आर द नेसेसरी फॉर दैट दैट पर्पस।
ऑलराइट, ये सारे के सारे इलिस्ट्रेशन बच्चों आपके होमवर्क ही रहेंगे। मैं सिर्फ सेक्शंस को कवर कराऊंगा। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इलिस्ट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है तो वो सेक्शन नंबर और सेक्शन नंबर का इलिस्ट्रेशन नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दे, ठीक है। उसको मैं अपनी डाउट क्लास के अंदर, ठीक है, हर संडे के दिन मेरी डाउट क्लास रहेगी, और डाउट क्लास के अंदर मैं कंप्लीट स्टूडेंट्स के साथ एक लाइव चैट फॉर्मेट में मैं बच्चों के सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताते रहूँगा उन डाउट्स को क्लियर करने के दौरान, जिससे कि वो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप की परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 10 देखेंगे, थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। ये तो सीधा सीधा सेक्शन में ही लिखा हुआ है, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है ही नहीं है। देखो सीधा सीधा सेक्शन में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि थिंग्स सेड और डन, थिंग्स जो कि कह दी गई या फिर कर दी गई बाय द कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, ठीक है, किसी भी कॉमन डिज़ाइन के अंदर। अब देखो यार, थोड़ा थोड़ा अगर तुम लोगों को आईपीसी याद होगी ना, आईपीसी, तो आईपीसी के क्या चीज़, आईपीसी के स्टूडेंट्स सेक्शन 120 ए के अंदर क्रिमिनल कंस्पिरेसी का कंसेप्ट दे रखा है, और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के कंसेप्ट की जो पनिशमेंट है वो आपके सेक्शन 120 बी के अंदर दे रखी है, इसकी पनिशमेंट, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको पता नहीं है कि आईपीसी का मतलब भी क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो वो जल्दी फटाफट क्या करेंगे, अपना बेरक उठा करके यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेंगे। पहले तो सेक्शन नंबर 10 को क्लियर करने से पहले वो स्टूडेंट्स अपने आईपीसी के सेक्शन 120 ए और 120 बी की एक रीडिंग कर लेंगे बस, ताकि समझ में आ जाए बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। यहाँ पर क्या कह रहा है कि थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। अब देखो, एक ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। तो इन चारों लोगों ने आपस में मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी बनाई। क्या बनाई स्टूडेंट्स, आपस में एक कॉन्स्पिरेसी बनाई, और वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन लोगों ने एक ऑफेंस को करने की सोची। क्या चीज़, उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर स्टूडेंट्स इन लोगों ने एक ऑफेंस को करने की सोचा, ठीक है। ऑफेंस क्या था, ऑफेंस था आपका थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट का ऑफेंस था। तो चारों लोगों ने मिल करके, ठीक है, चलो थेफ्ट करने की सोची, ठीक है ना, अंडरस्टूड और नॉट। हम्म। तो यहाँ पर अब उन्होंने थेफ्ट को करने के लिए आपका एक प्लान बनाया कि मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर के आऊँगा और मैं बी को उठा करके सी के घर जाऊँगा, और सी वहाँ से अपनी एक गन लेगा, ठीक है। सी वहाँ से अपनी एक गन लेगा, और फिर उसके बाद हम डी को उसके घर से रिसीव करेंगे, और बाद में हम ई के घर पे जाएंगे, और ई के घर पे हम लोग जा कर के वहाँ पर चोरी कर लेंगे, ठीक है। ये इन लोगों ने पूरा प्लानिंग बना रखी थी। तो अब इस प्लानिंग के अंदर किसी भी कॉन्स्पिरेटर ने, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, चाहे वो डी है, तो किसी भी कॉन्स्पिरेटर ने अगर कोई भी चीज़ बोली है या फिर
थेफ्ट को करने के लिए अपना अपना जो पार्ट निभाया है, वो सारे फैक्ट्स आपस में क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। सीधा सीधा सेक्शन नंबर 10 यही कह रहा है। ठीक है, इतनी थ्योरी ना पढ़ करके अगर आपने ये एग्जाम्पल ही समझ लिया ना, तो क्लियर हो गया सेक्शन नंबर 10। समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ, चलो पढ़ेंगे ज़रा सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस। सीधा सीधा मैंने वही बात बोली कि ए बी सी और डी आपस में कंस्पायर्ड हुए एक साथ और एक ऑफेंस को करने के लिए सोचा। और एन एक्शनेबल रॉन्ग, कोई भी एक एक्शनेबल रॉन्ग, बात वही है, ऑफेंस एक्शनेबल रॉन्ग एक ही चीज़ होती है। एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ द सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन लगी? कॉमन इंटेंशन का सेक्शन बताओ फटाफट स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड। आईपीसी का सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन होती है। और कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन नंबर बताएंगे आप सब स्टूडेंट्स, चलिए। ओके, 149। ग्रेट, बच्चे पढ़ते हैं मतलब। वेरी गुड। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि कॉमन इंटेंशन, क्या चीज़, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में सारे कॉन्स्पिरेटर ने मिल करके आपस में कोई भी चीज़ बोली, कही, कर दी या लिखित में दे दी। ठीक है, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम। इंटेंशन को डेवलप करने के बाद किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपना पार्ट निभाया, तो वो फैक्ट आपका रेलिवेंट फैक्ट यहाँ पर कंसिडर होगा। अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग as well as the purpose of proving the existence of the conspirator as for the purpose of showing that any such person was party to it। सिंपल है ना? चलिए जी, आगे बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 11 की ओर जाएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 11 की ओर चलेंगे। सेक्शन नंबर 11 बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। जो फैक्ट आपके रेलिवेंट भी नहीं है वो भी आपके रेलिवेंट हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर कोई किसी भी इंसान ने कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि वो डायरेक्ट फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड ना हो करके एक अलग ही चीज़ बता रहा है, तो वहाँ पर वो फैक्ट को भी कंसिडर किया जाएगा और ये भी बोला जाएगा कि वो फैक्ट आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 11 को ना थोड़ा सा हम समझेंगे। सेक्शन 11 को ना स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं। अब ये प्ली ऑफ एलिबाई को मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, तो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से इस बात को, ये मतलब प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये सेक्शन नंबर 11 ही है बेसिकली। ठीक है, तो समझेंगे एक एग्जांपल के फॉर्मेट में। अब देखो ऐसा हुआ कि क्या हुआ, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर हुआ कि ये है आपका ABC। ठीक है, और एक इंसान है यहाँ पर DEF, और एक इंसान है आपका XYZ। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों लोग जो हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं। ठीक है,
ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते करते जो ABC था वो DEF को गोली मार देता है। क्या कर देता है? गोली मार देता है, जिसकी वजह से DEF जो है वो आपका, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ABC था, जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेथ देखने के बाद ही ABC शहर छोड़कर चले जाता है तुरंत। अब यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस ढूंढते हुए आती है, सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आती है और आकर के वो XYZ को अरेस्ट करती है और XYZ को अरेस्ट करके बोलती है कि उस DEF की मौत के अंदर तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हाथ था। ठीक है, तो तुम फटाफट बता दो कि तुमने उसको कैसे मारा है और जो ABC था वो कहाँ है आज की डेट में। तुम दोनों ने कंस्पिरेसी से उसको मारा था, ये करा था, वो करा था। तो यहाँ पर जो XYZ है वो ये कहता है कि सर ABC ने मारा होगा उसको, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये इंसिडेंट वहाँ पर घटा गया, सर मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, आई वॉज नॉट देयर, तो आप मुझे अक्यूज़ कैसे बना सकते हैं? और मैं तो उस पूरे हत्याकांड से, उस पूरे मर्डर से मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं ABC का दोस्त हूँ, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ABC से कोई भी बात नहीं हुई इस बारे में, और जो पूरा मर्डर की जो पूरी घटना है उससे भी मेरा कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो जब मैं वहाँ पर प्रेजेंट था ही नहीं तो फिर मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? तो यही पूरा कंसेप्ट है प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर, कि अगर कल के दिन जब ट्रायल चलेगा ना इस पूरे ऑफेंस का, यहाँ पर जो पूरा ये जो केस मैंने यहाँ पर बताया, तो जब इसका पूरा ट्रायल चलेगा ना यहाँ पर, तो सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारी चीज़ें होंगे, ट्रायल का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और कल के दिन अगर ये XYZ अपना ये स्टेटमेंट पास करता है अपना, ठीक है, और बोलता है कि सर जब मैं वहाँ पर था ही नहीं तो मेरे को फिर अरेस्ट क्यों किया गया, मेरे को यहाँ पर अक्यूज़ड क्यों बनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो ये वाला फैक्ट कि ये वहाँ पर प्रेजेंट था या नहीं था, ये वैसे मर्डर से डायरेक्ट कनेक्टेड में तो नहीं है कि ABC ने उसको मारा या नहीं मारा, ये डायरेक्ट वहाँ से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वो जो फैक्ट दे रहा है ना, वो फैक्ट आपका रेलिवेंट हो जाएगा। मतलब फैक्ट इन इशू बेसिकली क्या है इस पूरे केस के अंदर? फैक्ट इन इशू क्या है इस पूरे केस के अंदर? फैक्ट इन इशू जो है वो ये है कि वेदर द ABC हैज़ मर्डर्ड DEF और नॉट, ये आपका फैक्ट इन इशू है। अब इस फैक्ट इन इशू से आपका जो स्टेटमेंट है ये वाला कि XYZ वहाँ पर प्रेजेंट था या नहीं था, वो तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंट है उस फैक्ट इन इशू के। और अगर वो फैक्ट इन इशू के इनकन्सिस्टेंट है तब भी वो फैक्ट आपका रेलिवेंट माना जाएगा। ऑल राइट, चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 11। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके रेलिवेंट कंसिडर किए जाएंगे। कब? जब वो फैक्ट आपके इनकन्सिस्टेंट होंगे विथ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आपका इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शंस विथ अदर facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कंप्लीट? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स ये। चलिए अब हम सीधा सेक्शन नंबर 12 पे आएंगे। सेक्शन नंबर 12 बेसिकली यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर? इन सूट फॉर डैमेज फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इन सूट इन विच डैमेज आर क्लेम, कोई भी एक ऐसा सूट जहाँ पर कि आप डैमेज क्लेम कर रहे हो, एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द डैमेज विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट।
तो वहाँ पर कोई भी एक ऐसा फैक्ट होगा जिसमें कि कोर्ट को उस फैक्ट को जानने के बाद ये लगेगा कि हाँ यार, जो डैमेज हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग में इतना अमाउंट तो अवार्ड देना ही चाहिए, मतलब इतना कंपनसेशन तो बनता है भाई प्लेंटिफ का। ठीक है, सीधा सीधा यही बता रहा है सेक्शन नंबर 12। क्या हुआ, सेक्शन नंबर 12 ये बता रहा है कि अगर कोई भी आपका सूट फॉर डैमेज है, कोई भी एक इंसान ने एक सूट फाइल करा है जिसमें कि वो अपने डैमेजेस के अगेंस्ट में कंपनसेशन मांग रहा है, तो कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट बेसिकली वहाँ पर क्या करेगी, उस फैक्ट्स को एनालाइज करेगी, और उस फैक्ट को एनालाइज करने के बाद जो आपका डैमेज हुआ है उस डैमेज के लिए एक कंपनसेटरी अमाउंट डिसाइड करेगी और उसको ग्रांट भी कर देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सेक्शन नंबर 12 में लिखी गई हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझेंगे। देखो यहाँ पर बात कर रहा है सूट की, तो सूट यहाँ पर सिविल सूट के बारे में बात हो रही है, और जहाँ पर भी अगर बात की जाएगी प्रोसीडिंग्स की, तो वहाँ पर आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रही है, जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात याद होगी, तो पार्ट 1 के अंदर मैंने एक बात बोली है कि जो एविडेंस एक्ट है वो आपका नॉन एग्जॉस्टिव नेचर का है। नॉन एग्जॉस्टिव नेचर का कैसे, मतलब उसको बाकी सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना स्टूडेंट्स, वो आपका सिविल लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और आपके क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो ध्यान रहे, जब भी यहाँ पर सूट, इस पूरे एक्ट के अंदर जब भी आपको सूट के बारे में बात की जा रही है, तो समझ जाओ कि वो पर्टिकुलर सेक्शन या वो पर्टिकुलर टर्म या वो पर्टिकुलर फैक्ट या पर्टिकुलर चीज़ जो स्टेटमेंट यहाँ पर एविडेंस एक्ट के अंदर लिखा है वो सिविल के लिए बात कर रहा है। और अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात हो रही है तो फिर वो आपका क्रिमिनल केस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 बता रहा है फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट्स और कस्टम इज इन क्वेश्चन। सिंपल सिंपल सेक्शन 13 के अंदर यहाँ पर लिखा गया है। सेक्शन 13 सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी फैक्ट वो रेलिवेंट होगा कब, जब आपके खुद के राइट्स और कस्टम्स आपके क्वेश्चन के अंदर होंगे। क्या समझे, कि जिसमें कि कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर हो रहे हैं और वो आपके राइट्स और आपके कस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपके राइट्स और आपके कस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एजर्ट कर सकते हैं, डिनाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और विच वॉज इनकन्सिस्टेंस विद एग्जिस्टेंस, कि वो सच में आपके राइट्स और कस्टम एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पर्टिकुलर इंस्टेंस भी हो रहे हैं राइट्स और कस्टम्स को लेकर के कि वो क्लेम होंगे, रिकॉग्नाइज्ड होंगे या नहीं होंगे, एक्सरसाइज होंगे या नहीं होंगे, या फिर क्या डिस्प्यूटेड फॉर्म में रहेगा, एजर्टेड फॉर्म में है, डिपार्टेड फॉर्म में। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि आपके राइट्स या फिर आपके कस्टम्स को क्वेश्चन में लेकर के आ रहा है और उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल उठा रहे हैं, तो वो फैक्ट आपके यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट्स कंसिडर किए जाएंगे सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेक्शन 13 का हम चलो इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे आपको सेक्शन 13 बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि वेदर, क्वेश्चन पहले ये है कि द क्वेश्चन इज़ वेदर द ए हैज़ राइट टू फिशरी और नॉट। ठीक है, कि वेदर द ए हैज़ राइट टू फिशरी और नॉट। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे इस कहानी के। यहाँ पर कहानी में बैकग्राउंड में ये लिखा हुआ है, ए डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर। एक डीड थी जो कि फिशरी की डीड थी और वो ए के पूर्वजों के ऊपर मतलब बनाई गई थी एक मॉर्टगेज के फॉर्मेट में, कि जिसमें कि ए का जो पिता थे, ए के जो पापा जी थे, वो उनको ग्रांट मिली हुई थी कि वो फिशरी कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर इंस्टेंस के हिसाब से देखें कि जो ए की जो पापा थे जो अपनी राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे, वो कौन सी राइट, फिशरीज़ की राइट। तो फिशरीज़ की राइट को जो वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसको रोका ना जाए।
क्या समझे, उसको फिर रोका ना जाए, और वो जो राइट है वो आगे भी मिले, ए को भी मिले और ए के बच्चों को भी मिले। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बात ये हो रही है कि कोई भी आपका राइट है, कोई भी आपका कस्टम है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपका खुद का हक है, आपका कोई ट्रेडिशन हो सकता है, आपका कोई कल्चर हो सकता है, तो उसके ऊपर अगर कोई भी सवाल उठाया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें आपके फैक्ट्स होंगी और वो सारे फैक्ट्स आपके रिलीवेंट होंगे। यहाँ पर सेक्शन 13 के अंदर यही लिखा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। सेक्शन 14 यहाँ पर बात कर रहा है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है, दूसरा बॉडी के बारे में बता रहा है, तीसरा बॉडीली फीलिंग के बारे में बता रहा है, तो वो फैक्ट आपका क्या होगा, रेलिवेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पता है कि तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि जो फैक्ट है जिसमें मुझे पता लग गया, कोई भी एक ऐसा फैक्ट जिससे मुझे पता लग गया कि तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे थे, वो आपका रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर हो रही है या फिर तुम्हारी बॉडी उसको अंदर से फील कर रही है, तो वो फैक्ट भी आपका रेलिवेंट होगा। ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझेंगे। चलिए सेक्शन में क्या लिखा है इस चीज़ को पढ़ेंगे। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ और नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है, जैसे कि उसकी किसी भी इंसान की इंटेंशन कैसी है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसका गुड फेथ है कि नहीं है, वो नेग्लिजेंस तो नहीं कर रहा, वो आपका रैशनेस तो नहीं कर रहा है किसी को, वो इल विल तो नहीं है, या फिर गुड विल है। ठीक है, टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रेलिवेंट। सिंपल है भाई। ठीक है, इस सेक्शन में इतना कुछ डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है नहीं है कि जिसको सुन सुन के या जिसको पढ़ के आप थोड़े से कन्फ्यूज हो। सीधा सीधा सिंपल सिंपल ये कह रहा है कि सेक्शन 14 बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसके के अंदर आप स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या फिर बॉडीली फीलिंग के बारे में आपको पता लग पा रहा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, वगैरह वगैरह, तो वो सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 1 देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है कि a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists। कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, और वो ये भी बता रहा है कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सच में एग्जिस्ट करता भी है, तभी तो बता रहा है, बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, बट वो एक पर्टिकुलर सेंस में बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज जैसे एक ये है और एक ये है, ये दोनों दोस्त हैं आपस में, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों आपस में क्या है जी, दोस्त हैं। अब दोस्तों में क्या चलता है ना कि थोड़ा बहुत एक दूसरे को छेड़ना, चिढ़ाना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ए ने बी को चिढ़ा दिया और जिसकी वजह से बी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बी को गुस्सा आ गया। तो अब ए को ये बात पता लग गई है कि बी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर जो बात उसको पता लगी ना, जिस मोमेंट पे उसको पता लगा, तो वो मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि उसको उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता लग गया ना, और उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि ए ने उसको इतना ज़्यादा चिढ़ा दिया। बस वही है सारी चीज़ें इसके अंदर। चलो एक्सप्लेनेशन 2 देखेंगे। बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ द पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट। जब भी ट्रायल किया जाएगा किसी भी अक्यूज का, तो उसका प्रीवियस कंडक्ट हमेशा देखा जाएगा कि कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है या नहीं है, उसकी बंदे की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है। ठीक है,
विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो भी रेलिवेंट फैक्ट। तभी तो कई बार आप लोगों ने कोर्ट के अंदर जो बच्चों ने इंटर्नशिप करी है उन्होंने कई बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी होंगी। जो बच्चे क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटर्नशिप करके आए हैं उनको ये सारी बातें पता होंगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं भी करी है लेकिन कई बार कोर्ट गए होंगे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, है ना, तो वहाँ पर जा कर के आपने हमेशा ये बात सुनी होगी जज के मुंह से कि कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है अक्यूज्ड की या नहीं है। वो लॉयर को हमेशा ये बात पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही तो बात हो रही है कि अगर किसी भी पर्सन की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है कन्विक्शन की, तो वो भी फैक्ट आपका रिलीवेंट में लिया जाएगा। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाले बंदे के स्टेट ऑफ माइंड सच में कैसी है। कि वो पहले भी मर्डर करके आया है और इस बार भी उसका मर्डर का ट्रायल चल रहा है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है कैसा नहीं है। अगर उसने आज तक कोई ऑफेंस नहीं करा है और ये उसकी पहली गलती है, तो हो सकता है कैसा स्टेट ऑफ माइंड मेरा, उसने ऑफेंस कर दिया हो, कोई पीयर प्रेशर है या नहीं है, वगैरह वगैरह, सो एंड सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारे इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स आपके होमवर्क हैं, ठीक है ना। पढ़ो इनको अच्छे से, और ना समझ में आया तो फिर पूछ ही लेना। सेक्शन 15 में बात करेंगे फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। वो फैक्ट्स भी स्टूडेंट्स आपके रेलिवेंट होंगे जो कि ये बताएंगे आपको कि आपने जो हरकत करी है, आपने जो एक्ट किया है, वो आपका एक्सीडेंटल है या नहीं है। सिंपल सिंपल फंडा है भाई, कि जो आपने फैक्ट हमको बताए हैं सर, क्या चीज़, आपने जो फैक्ट हमको बताए हैं वो फैक्ट के अकॉर्डिंग हमको ये पता लगाना है कि आपने जो एक्ट किया है वो एक्सीडेंटल है या नहीं है। यहाँ पर आपका सेक्शन 15 कह रहा है व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन, अगर ये बात क्वेश्चन के अंदर है कि वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और नॉट, और इंटेंशनल है या नहीं है, द फैक्ट्स दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस इन विच each of the persons doing the act was concerned is relevant। ठीक है जी, यहाँ पर सिंपल सिंपल ये बात कह दी है कि अगर ये बात प्रश्न के अंदर उठी है कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो आपका एक्सीडेंटल है या नहीं है, तो यहाँ पर अगर वो कोई भी एक पार्ट ऑफ सीरीज़ बना रहा है, अगर वो एक सीरीज़ में जा रहे हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स, और एंड में जा कर के एक चीज़ बना रहे हैं, तो उस चीज़ को कंसिडर करने के बाद, उस पूरे कंप्लीट एक्ट को एनालाइज करने के बाद हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि वो फैक्ट आपका एक्सीडेंटल हुआ था या फिर नॉन एक्सीडेंटल है, आपका इंटेंशनली तो नहीं किया गया उसको कहीं। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, और वो चेक हम कैसे करेंगे, कब, जितने भी सारे फैक्ट्स हुए हैं उन सारे फैक्ट्स को हम एक सीरीज़ के अंदर हम उनको स्टडी करेंगे, और तब हम पता ये लगाएंगे कि कौन सा फैक्ट आपका रेलिवेंट है, कौन सा फैक्ट आपका रेलिवेंट नहीं है। तभी आप बच्चों ने देखा होगा क्या चीज़, जितनी भी पटिशन्स बनती हैं आपकी, चाहे क्रिमिनल की हो चाहे सिविल की हो, वहाँ पर आपने हमेशा एक पॉइंट ज़रूर देखा होगा जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट। क्या समझे, इसीलिए पिटीशन के अंदर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आपको देनी होती हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर आपको देनी होती है कि कौन सी डेट को कौन सी घटना घटी और उस घटना के अंदर क्या हुआ, वगैरह वगैरह, और कैसे हुआ। तो वो एक सीरीज़ में आप दे रहे हो, और एंड में आप बता रहे हो कि एंड में ये क्या ये मर्डर हुआ या नहीं हुआ, अगर ये मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अगर ये मर्डर हुआ ही नहीं तो फिर इसके ऊपर ये सवाल क्यों उठे एक्यूज़ के ऊपर, वगैरह वगैरह, वो सो, है ना। तो वो सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर सेक्शन 15 के अंदर बताते हैं आपको, इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 16 जो कि बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। मतलब कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर एक्ट किया जा रहा है, क्या चीज़, जब भी एक पर्टिकुलर एक्ट किया जा रहा है और वो एक कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कर रहे हैं हम, क्या चीज़, एक कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम उसको कर रहे हैं, और फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्ट हमारा नेचुरली हो रहा है
या फिर हम उसको कंप्लीट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, लेकिन हो तो रहा है, तो वो फैक्ट आपका क्या हो जाएगा जी, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। सॉरी, मतलब वो एक्ट आपका रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपस में एक कनेक्टेड होकर के एक एक्ट बना रहे हैं। एक्ट मतलब एक काम बना रहे हैं, और वो काम एक विद इन कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर किया जा रहा था। वो काम फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम नेचुरली हुआ है या फिर उसको डिज़ाइन करवाया गया था। तो वो आपका यहाँ पर सेक्शन 16 के अंदर यहाँ पर बोला गया है। देखो ज़रा सेक्शन 16 यहाँ पर क्या लिखा है। सेक्शन 16 बच्चों यहाँ पर लिखा है कि व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या चीज़, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली would have been done is relevant। समझे, समझ में आ गया पूरा। तो यही है आपका सेक्शन नंबर 16। अच्छा, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 3 होने वाला है, उसमें कंप्लीट हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, एडमिशन कन्फेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एडमिशन और कन्फेशन का हम कंप्लीट पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, जो कि आपका सेक्शन 17 से लेकर के एडमिशन देखिए कहाँ तक बता रखा है यहाँ पर, 17, 18, 19 के अंदर है स्टूडेंट्स, 20 में है, 21 में है, ठीक है, 22 में एडमिशन है, और 22A में भी है, और 23 में भी है। यहाँ से आपके कन्फेशन का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और आपका 31, ये आपके सारे कन्फेशन के चैप्टर होंगे। हाँ, 31 जो वाला जो सेक्शन है ना, ये आपका एडमिशन के चैप्टर के अंदर ही आता है। तो बेसिकली एडमिशन और कन्फेशन को जो चैप्टर है आपका, सेक्शन 17 से लेकर के 31 का है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम 17 से लेकर के 31 को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो बिल्कुल बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, और मेरी ईमेल आईडी भी है, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। टेलीग्राम का चैनल भी है स्टूडेंट्स, आप टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर लो। जिस स्टूडेंट ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन अभी तक नहीं करा है, तो उसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से वो बच्चा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मुझसे वो अपने सवाल को कंप्लीट तरीके से पूछ सकता है। ओके, तो आज के लिए लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़िए। टाटा।